हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। और हम लोग बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप हुए थे ना साइकोलॉजी में, और थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करो तो वो पर्सपेक्टिव्स क्यों डेवलप हुए थे साइकोलॉजी में। देखो, शुरुआती दिनों में जो विल्हेम वुंड थे, जिनको विलियम वुड भी कहा जाता है, जब लिप्जिग के अंदर उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को सेटअप करा था, तो उस टाइम पर उन्होंने एक बात कही थी कि हमें जो है माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए, राइट। लेकिन बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट ने उनको ये कहते हुए क्रिटिसाइज करा था कि भाई साहब, माइंड का स्ट्रक्चर आप देख कैसे सकते हो, पहचान कैसे सकते हो, ये तो सिर्फ आप अपनी गणित लगा रहे हो इसको जानने के लिए। फिर जो स्ट्रक्चरिस्ट स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बोला या फिर उनका ये मानना था कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू नो अबाउट अ पर्सनस माइंड इज मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। कि पर्सन से हम पूछ रहे हैं उसके बारे में कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्रक्रिया है, आप क्या सोच रहे हो। उस पर्सन को देखकर आपको प्यार आता है कि गुस्सा आता है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन हमने जानी थी। इंट्रोस्पेक्शन में हो सकता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है, मतलब क्लाइंट अपनी समस्या बता रहा है, साइकोलॉजिस्ट उस क्लाइंट के अपने अपने क्लाइंट के दिमाग को जानना चाहता है, उसके माइंड को समझना चाहता है। हो सकता है बहुत महीनों की रिसर्च स्टडी के बाद क्लाइंट ये बोले कि सॉरी मैम या सॉरी सर, मैं आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट इनिशियली नहीं कर पाया था जितना मैं अभी आपके ऊपर करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, और मैंने कुछ कुछ बातें आपसे झूठ बोली हैं। अब वो हो सकता है कि क्लाइंट के लिए प्राइवेसी मैटर्स हों या फिर गिनी चुनी बातें हों जो उसने झूठ बोली हो, लेकिन इससे साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को, साइकेट्रिस्ट को अपने क्लाइंट को ठीक करते हुए, उसकी साइकोथेरेपी करते हुए, उसकी काउंसलिंग करते हुए, उसके डिसऑर्डर को एड्रेस करते हुए, हो सकता है अपनी पूरी की पूरी केस स्टडी या उसके ऊपर जो रिसर्च स्टडी अभी तक करनी पड़ रही थी उसको पूरा बदलना पड़े और एक यूटर्न लेना पड़े। तो दिस वॉज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टास्क। आज भी होता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि आज साइकोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि आप पर्सन के झूठ को आराम से पकड़ लोगे, ऐसा नहीं है। क्लाइंट जो है आपसे झूठ बोल सकता है या बोल सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, स्ट्रक्चरल स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट थे लाइक विलियम वुड, और उनका जो मेथड था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसको बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट एग्री नहीं करते थे। और ईशा, एक मज़ेदार बात बताऊं, विलियम वुड ने जब ये लिप्जिग के अंदर जर्मनी में अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली थी ना, इसके साथ जो इसके दोस्त यार, जो इसके मित्र है ना, इसके कलीग्स जो काम करते थे ना, वही इसके आइडिया से, इसकी अप्रोचेस से खफा होकर अलग हो जाते हैं विलियम वुड से। और वो धीरे धीरे करते करते, कुछ तो उसके साथ ही काम करते थे, कुछ जो थे उसके विचारों से जो सहमत नहीं थे। तो जो उसके साथ उसके कलीग्स काम करते थे ना इनिशियली, उन्होंने ही अलग होकर अपनी खुद की लेबोरेटरी बना ली थी और अपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिए थे साइकोलॉजी के। और यहीं से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है ईशा, न्यू पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। ठीक है। और ये कौन से पर्सपेक्टिव है अपार्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विलियम वुड, या विलियम वुड से जो लोग एग्री करते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड के ऊपर या माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए फोकस करते थे, उनसे अलग हटकर जिन साइकोलॉजिस्ट ने एक अलग दिशा से साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को सोचा समझा, तो उनके स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग कहते हैं नए पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी के अंदर। तो आज की क्लास में उन सभी पर्सपेक्टिव्स को स्टार्ट हम करेंगे, और आज की क्लास में हम पहला पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शनलिस्ट अप्रोच। ठीक है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। ईशा, मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शनलिस्ट वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम माइंड के किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि उसके फंक्शन के ऊपर? ऑब्वियस ही बात है, माइंड के फंक्शन के ऊपर। और आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए विलियम वुड को या फिर इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को, आप 1 मिनट के लिए उनकी रिसर्च स्टडीज़ को दरकिनार कर दो। आप मुझे अपने हिसाब से ईशा ये बताओ,
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए किसी सामने वाले ह्यूमन बीइंग के माइंड को अगर स्टडी करना है तो ज़्यादा बेटर क्या है, हम ये समझें कि उसके माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, जिसको अगर आज तक कोई वैसे तो नहीं समझ पाया है, क्योंकि माइंड कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं। तो बेटर क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना या सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, कब गुस्सा करता है, कब उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कब वो रिलैक्स फील करता है, किन बातों पर उसको चिड़चिड़ाहट छूटती है, चिड़चिड़ाहट मचती है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है या होती है, या एग्रेशन उसके अंदर आता है। तो बेटर आपके हिसाब से क्या है ईशा, माइंड की स्ट्रक्चर पे फोकस करना या फंक्शन पे फोकस करना? फंक्शंस पर, है ना? क्योंकि अगर हम फंक्शंस को समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक हमें पर्सन की पर्सनैलिटी समझ में आने लगेगी। एग्री करते हो ईशा इस बात से, है ना? तो ऐसे ही एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का मानना था, आपकी तरह ही उसका सोच विचार थे ईशा। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था विलियम जेम्स। ये है विलियम जेम्स, ठीक है? विलियम जेम्स ने पहले तो देखो, जो लिप्जिग के अंदर लेबोरेटरी थी, जिसको विलियम वुड ने स्टैब्लिश करा था एज फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। और लिप्जिग कहाँ पर है ईशा? जर्मनी के अंदर, है ना? तो विलियम जेम्स पहले तो उनके साथ ही काम करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले उनके कलीग थे और कुछ कलीग उनसे खफा होकर उनके विचारों से जो सहमत नहीं थे, उन्होंने अपने अपने देश जाकर अपनी लेबोरेटरी खोल ली थी। तो ऐसे ही विलियम जेम्स ने ये करा था कि उन्होंने अपनी खुद की साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली थी कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है? और कैम्ब्रिज कहाँ पर है? मैसाचुसेट्स के अंदर है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली। जब लिप्जिग जर्मनी के अंदर लेबोरेटरी जो ये खुली थी, तब ये यहाँ पर काम करते थे। वहाँ से अलग होकर अब इनको ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे विलियम वुड के साथ काम नहीं करना है। और वो तो हमेशा माइंड के स्ट्रक्चर पर और इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स के ऊपर बात करते हैं, और मैं अपनी खुद का रिसर्च वर्क जो है उसको पब्लिश करना चाहता हूँ, खुद की थ्योरी देना चाहता हूँ। तो इन्होंने एक नई अप्रोच बनाई, किसको स्टडी करने के लिए? ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए। और उस अप्रोच का जो नाम था वो था फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो समझ गए? अगर कल को एक क्वेश्चन आता है ईशा कि स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच जो थी या इंट्रोस्पेक्शन जो अप्रोच थी अंडर स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, तो उसके फाउंडर आप किसको कहोगे? विलियम वुड को, है ना? और उसी को चैलेंज करने के लिए जो फंक्शनलिस्ट स्कूल आया, आप यहां पर किसको फाउंडर कहोगे? विलियम जेम्स को, ठीक है? अब विलियम जेम्स का मानना क्या था? विलियम जेम्स का मानना ये था कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जैसा कि विलियम वुड और उनकी टीम वाले मानते थे कि माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, लेकिन विलियम जेम्स ने बोला यार, माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, और ये मेहनत करना बेतुकी बात है, बेकार की बात है। हमें थोड़ा सा डीप डिग इन करके ह्यूमन माइंड को समझना पड़ेगा। और ह्यूमन माइंड को अगर समझना है तो विलियम जेम्स का ये मानना था कि सबसे पहले तो भाई स्ट्रक्चर को तो भूल ही जाओ, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड के स्ट्रक्चर को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। क्योंकि अगर वो फिजिकल एंटिटी जैसी कोई चीज़ होती, टेंजिबल कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई ऑर्गन होता जिसको हम टच कर सकते थे ह्यूमन ब्रेन की तरह, तो विलियम जेम्स कहते थे तब तो चलो बहुत अलग बात होती। लेकिन जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, कोई किसी को देखकर क्या सोच रहा है, उसके मन के अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे विचार चल रहे हैं, या फिर कोई किसी से नफरत अपनी सामने दिखा रहा है या मन में छुपा कर रखा हुआ है, कोई किसी के कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए अपने दिल में उस प्यार को छुपा रहा है, दबा रहा है, या फिर खुलेआम इजहार कर रहा है। तो विलियम जेम्स ने बोला कि साइकोलॉजी में देखो, हम लोग इस मोड़ तक तो पहुंच ही चुके हैं कि हम ये कंक्लूड कर सकें कि पृथ्वी पर किसी भी दो इंडिविजुअल्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, और इसका मतलब उनकी पर्सनैलिटी भी सेम नहीं होती है। तो जब किसी भी दो पर्सन की पृथ्वी पर पर्सनैलिटी सेम ही नहीं होती, उनके एक्सपीरियंसेस सेम ही नहीं होते हैं, तो उनका माइंड कैसे सेम हो सकता है? अब जब माइंड ही सेम नहीं है किसी दो इंडिविजुअल्स का, तो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करके करोगे भी क्या कि इंडिविजुअल पर? तो विलियम जेम्स का ये कहना था ईशा कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, हमें थोड़ा सा डीप डिग इन करके
ह्यूमन माइंड के फंक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इंसानी दिमाग क्या क्या सोचता है और किस किस प्रकार से सोचता है, और इंसानी दिमाग में जो भी सोच विचार उत्पन्न होते हैं वो होते ही क्यों हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एक जैसा कैसे सोच पाते हैं। ठीक है, तो विलियम जेम्स जो है वो ये मानते थे कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो इस चीज़ के लिए बनना चाहिए, जाना जाना चाहिए कि हम स्टडी करें कि माइंड आखिरकार करता क्या है, व्हाट द माइंड डज। ठीक है, अब आपको भी पता है ईशा, हमारे माइंड के अंदर जो भी बातें चल रही होती हैं उसके, अगर हम कहें कि आपके दिमाग में कोई बात चल रही है ईशा, और मुझे अगर जानना है कि आपके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है बिना आपसे पूछे, मैं आपसे पूछूंगा तो हो सकता है आप झूठ भी बोल दो, लेकिन अगर मुझे एज अ ऑब्जर्वर ये जानना है कि भाई ईशा चंद्रवाल क्या सोच रही है, सबसे बेटर तरीका क्या है, आई शुड वेट फॉर योर बिहेवियर टू अकर। आप कोई एक्शन लो और आपका एक्शन आपके बर्ताव को, आपके स्वभाव को बताएगा, मुझे इशारा देगा। और अगर आप दांत मिसमिसाकर किसी पे गुस्सा करके आपकी आंखों में बिल्कुल आक्रोश भरा हुआ है, आग बबूला आप हो रखे हो, तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ईशा चंद्रवाल हैप्पी है, बहुत खुश है, देखो कैसे खुशी से फुलफुला रही है, हवा में झूम रही है ना। और यही अगर आप हंस रहे हो, ठीक है, इतना हंस रहे हो कि आपकी आंख से आंसू निकल गए और खिलखिला रहे हो, ठीक है, 32 इंच की टीवी फाड़ कर आप हंस रहे हो, 32 दांत दिख रहे हैं आपके पूरे के पूरे, तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ईशा चंद्रवाल बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में जा रही है ना। तो ईशा, हमें एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि अगर हमें ये जानना है कि किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, और भले ही हम मान लो ईशा सूडो साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हम जो साइकोलॉजिस्ट भले ही सूडो क्यों ना है, मतलब विदाउट डिग्री वाले साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं है, लेकिन हम फिर भी इतना तो समझ ही सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो खुश है, उदास है, या किसी चीज़ को बहुत गंभीर तरीके से सोच रहा है, या फिर अपने विचारों में उलझा हुआ है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इतना हमें समझ में आता है, राइट। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर आपको किसी के माइंड के दरवाजे की चाबी चाहिए ना, तो आप जो है उसके बिहेवियर को देख कर, परख कर, ऑब्जर्व कर कर, स्टडी कर कर आप ये पता लगा सकते हो काफ़ी हद तक कि सामने वाले पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। क्योंकि बिहेवियर जो है, आप ऐसा मान लो, बिहेवियर आर अ की, दे आर कीज, अलग अलग जो बिहेवियर अलग सिचुएशन में होते हैं, माइंड जो कि एक डोर है उस तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो अलग अलग सिचुएशन में आपके किसी ना किसी हरकत को, आपके किसी ना किसी एक्शन को दर्शाता है, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपका रवैया, आपका बर्ताव। ठीक है, और इसके अलावा जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच के जो साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक विलियम जेम्स, या आगे चलकर जिसने भी इस स्कूल ऑफ थॉट में यकीन करा, उनका ईशा एक चीज़ जो थी मानना और थी, वो क्या, उनका ये कहना था कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो स्वभाव होता है ना किसी भी इंसान के प्रति, जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से डील करते हैं, ठीक है, हम अपने एनवायरनमेंट से जब डील करते हैं, अब इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे या फिर ये जानवरों के इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, यानी कि हमारा आसपास का सोशल इन्वायरमेंट, तो हमारा बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि हम अपने आसपास में, अपने एनवायरनमेंट में लोगों के साथ रिश्ते कैसे निभाएंगे और लोग हमारे साथ कैसे रिश्ते निभाएंगे, हमारे बिहेवियर को, हमारे स्वभाव को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनलिस्ट स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते थे ईशा कि एक इंसान का जिस प्रकार से व्यवहार होता है ना, स्वभाव होता है, उसका जो रवैया होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो उस पर्सन को एनेबल करता है कि वो पर्सन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर कौन सी नीड्स की बात हो रही है, देखो, हम सारे जो इंसान होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अलावा, फ्लैश एंड ब्लड के स्केलेटन के ढांचे के अलावा, हम सारे सोशल बीइंग भी होते हैं, राइट। और सोशल बीइंग जो है, अगर आपको अपनी सोशल गैदरिंग करनी है, आपको समाज में दूसरे लोगों के साथ जाकर अच्छे रिश्ते बनाने हैं, आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपको लाइक करें,
तो उसमें ना आपका जो व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि जनता जो है, आसपास के जो पड़ोसी हैं, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आपका जो स्पाउस है, या फिर आप जिसको कल को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो अपने दिल में, उसके लिए प्यार का दीपक जला रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि आपको कल को हाँ बोला जाता है, ना बोला जाता है, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं या आपकी शक्ल देखकर नफरत करते हैं। वो सब कुछ फैक्टर डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर। और बिहेवियर जो है इंसानों की नीड्स को सेटिस्फाई करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। और यहाँ पर कौन से नीड्स की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला हम सोशल बींग्स हैं, तो लव, ठीक है, एंड केयर, ये कुछ ऐसी नीड्स होती हैं। अब जैसे आप ही मुझे इसे एक बात बताओ, अगर मान लो किसी भी दो पर्सन की लड़ाई हो जाए, किसी कपल की, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसी आर्ग्यूमेंट करना किसी भी गंभीर परिस्थिति में जहाँ पर दो लोगों के बीच में तू मैं चल रही है, तो वहाँ पर ऐसा आक्रोश दिखाना कि इस बंदी ने अपने हस्बैंड की, अपने बॉयफ्रेंड की कॉलर पकड़ रखी है और ये इसको फिर कुछ कहेगा, ये इसके ऊपर चिल्ला रही है, या फिर बेटर क्या है कि गले लगाकर इमीडिएटली आप जिससे प्यार करते हो उसको मना लो, रेदर देन उसका बीपी और आप इंक्रीज कर दो। बताओ ईशा, सिचुएशन जो वन है वो ज़्यादा अच्छी है किसी भी गुस्से वाली सिचुएशन के अंदर, या फिर सिचुएशन टू मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा किससे और ज़्यादा सुधरेगा किससे? ऑब्वियसली बात है वन से सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी, है कि नहीं? आप अगर किसी के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट में हो तो आप क्या चाहोगे कि वो आप पे और गुस्सा करे या प्यार से गले लगाकर आपको मना ले, है ना? तो ईशा, यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी आई होप। तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग, विलियम जेम्स कहते हैं जो हमारी अवेयरनेस होती है ना, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का सिलसिला एक ऐसा सिलसिला होता है जो कि एक ऑनगोइंग स्ट्रीम की तरह होता है। जैसे एक नदी बहती रहती है ना लगातार, तो वैसे ही हमारे अंदर हर एक चीज़ों की दिन प्रतिदिन, हर एक सेकंड, हर एक क्षण अवेयरनेस अवेयरनेस जागती रहती है, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग टॉपिक्स की, ठीक है। तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक ऑनगोइंग स्ट्रीम है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस के लिए, ठीक है। मेंटल प्रोसेस की एक ऑनगोइंग स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब यहां पर क्या है, हमारी अवेयरनेस, ठीक है, जिसके थ्रू विलियम जेम्स बोलते हैं जिसके बलबूते पर हम अपने आसपास के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यही विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की कोर स्टडी होती है। और वो बोलते थे कि साइकोलॉजी की स्टडी वो स्टडी नहीं होती जो विलियम वुंड या फिर उनके लेबॉर्ट्री में काम करते लोग जो बताते थे कि माइंड का स्ट्रक्चर पढ़ो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से सामने वाले के दुख दर्द को, परेशानियों को, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन से डिसऑर्डर है उसको पहचानो। उनके अकॉर्डिंग पर्सन की जो अंदर अवेयरनेस होती है, वो अवेयरनेस जो है पर्सन के माइंड में जाकर कोई ना कोई एक मेमोरी बनाएगी। और अगर उसको जानना है तो विलियम जेम्स कहते थे, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जस्ट वेट फॉर द एक्शन ऑफ अ पर्सन, क्योंकि उसके एक्शन के बेसिस पर आपको उस पर्सन का व्यवहार, रवैया, स्वभाव यानी कि बिहेवियर पता लग जाएगा, जिससे आप ये पता लगा सकोगे कि पर्सन का माइंड किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब फंक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के कंटेक्स्ट में एक पर्सन और थे विलियम जेम्स के अलावा। विलियम जेम्स तो फाउंडर हो गए फंक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के, ठीक है। एक पर्सन और थे जिनका नाम था जॉन डीवी, ठीक है। और ये हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर थे अपने ज़माने के, और वो ये बोलते थे कि फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी के डोमेन में सबसे बेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि वो ये कहते थे कि फंक्शनलिज्म जो है एज अ स्कूल ऑफ थॉट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि माइंड के फंक्शन को स्टडी करना रेदर देन माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। और उन्होंने ये बोला हर एक इंसान जो होता है ना पृथ्वी पर, क्योंकि वो सोशल बीइंग है,
तो हर एक इंसान अपने इफ़ेक्टिव तरीके से तभी फंक्शन कर सकता है अगर वो ये सीख जाए, वो इंसान, कि मुझे अपने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से अडेप्ट किस प्रकार से करना है। अब जैसे मान लो ईशा, स्कूल के बाद हमारे जो पुराने स्कूलमेट्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो हमसे छूटते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, वो भी हमसे छूट जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आप स्कूल के बाद कॉलेज गए हो, फिर कॉलेज आपका ख़त्म हो गया, आप घर पे बैठे हो, तो आप अपने आप को चार दीवारी के अंदर सिर्फ फ़ोन चलाते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप अपने आप को मार डालो। हम सोशल बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग के अलावा हम सोशल बीइंग्स हैं। वी नीड सोशल सपोर्ट, वी नीड सोशल गैदरिंग। अब ये लड़की जो कि फ़ोन पे टाइम बिता रही है और उसको ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाएगी या फिर इसके दिन बहुत अच्छे चलेंगे, तो हो सकता है कि ये परेशानी में अपने आप को मार डाले। मतलब दुखी होकर चार दीवारी के अंदर डिप्रेशन में पड़ी रहे। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरों से इंटरेक्ट करो, उनको कॉल करो, उनको बुलाओ, तो वहीं सेम लड़की जो है अपनी गर्ल गैंग के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, कैसे भी हो, मेल हो फीमेल हो, उनके साथ मज़े कर सकती है और वहाँ पर अपना डिप्रेशन, अपना जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको मिटा सकती है आराम से। तो ये बेसिकली ये एग्जांपल ये लड़की का मैंने इसलिए लिया। कोई भी इंसान हो, हम जो है अपने एनवायरनमेंट से जिस दिन अडेप्ट करना सीख जाए ना, तो इफेक्टिव तरीके से हमारी फंक्शनिंग होने लग जाती है। ऐसा जॉन डीवी का कहना था और फंक्शनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है, फिर चाहे वो विलियम जेम्स हो या फिर जॉन डीवी हो, कि अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना नहीं सीखते ना, मान लो कि आपको घर वालों ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि किसी लड़की की शादी हुई, अब उसको नए घर में जाके एडजस्ट होना है, अपने इन लॉज के साथ रहना है। ठीक है। अब उसके मम्मी के अलावा सामने इन लॉज के घर में एक और मम्मी है, उसके खुद के पापा के अलावा अब उसके हस्बैंड के जो फादर हैं वो भी उसके फादर हुए। नए नए रिश्ते उसको बनाने हैं और ये भी उसको माइंड में अपने तब सेट करना है जब वो जीवन में 25 साल 30 साल जी चुकी है, अपने मम्मी पापा के साथ रह चुकी है, अपने घर पर जो उसको पहनना था, जो उसको खाना था, जहाँ उसको जाना था, वो सब कुछ कर चुकी है। लेकिन अगर वो नई जगह पर अडेप्ट होना नहीं सीखी ना, कोई भी हो, चाहे वो मैरिड लड़की हो, आप एक नई जगह पर नए शहर चेंज कर कर हॉस्टल में जा रहे हो, ठीक है, आप नए कॉलेज में जा रहे हो, या फिर आपका स्कूल चेंज होता है, लाइफ के किसी भी मोड़ पर अगर हम अपने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं सीखे या एडजस्ट करना नहीं सीखे, तो इंसानी दिमाग हो जाता है पागल। तो जॉन डीवी कहते थे कि अगर हमें अपने बेस्ट पोटेंशियल पर फंक्शन करना है और इफेक्टिव तरीके से फंक्शन करना है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है अच्छे पोटेंशियल पर काम करे, तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान जल्द से जल्द ये ज़रूर सीख जाए कि उसको अपने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से जल्द अडेप्ट कर कर रहना है, अडेप्ट हो जाना है उसके साथ। ठीक है। समझ में आया ईशा? पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आया फंक्शनिस्ट का, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट का? तो दोस्तों, अब हमारा डेडिकेटेड एक कोर्स है ट्रू आई एस एंड पी सी एस का फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट पी एस सी, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराते हैं। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट 4 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शनल के कोर्सेज, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ एंड पी एस आई आर। और इन डिस्कशंस की अगर आप पी डी एफ को अवेल करना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन पर आपको क्यू आर कोड दिख रहा है, आप अपनी किसी भी यू पी आई ऐप से इसको स्कैन कीजिए। 21 रुपीज़ यू नीड टू पे, और उसके बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पर भेज देना, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, और हमारी टीम डायरेक्टली आपको पीपीटीज जो है वो सेंड कर देगी। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगली क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे, अगले लेक्चर के अंदर, कि फंक्शन स्कूल ऑफ थॉट के अलावा और कौन कौन से स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, जो न्यू पर्सपेक्टिव के बाद, यानी कि विलियम वुड की स्टडी के बाद डेवलप हुए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।